तो आज भी मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि जियोग्राफी की है उसका अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी। जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। तो आज हम पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी पर किस किस प्रकार के स्थल मौजूद हैं और उनकी क्या महत्ता है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो तो हमें पता है कि हमारे पृथ्वी का जो नीचे का भाग है वो समतल है, लेकिन वह जो है हर जगह एक समान नहीं रहता है, हर जगह समतल नहीं होता है, वह कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे रहता है। तो यही है कि पृथ्वी पर जो है किसी एक प्रकार का स्थल रूप नहीं पाया जाता है। अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, मतलब मानव द्वारा नहीं निर्मित होते हैं। वो प्राकृतिक रूप से जो है अपने आप ऊंचे और नीचे आकार में ढल जाते हैं और उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, अलग अलग प्रयोग और प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी का जो स्थल भाग है जिस पर हम रहते हैं वो जो है मैंने बताया कि वो हर जगह एक समान नहीं है। और जो हमारी पृथ्वी है इसमें अभी भी गति हो रही है, मतलब हमारा जो पृथ्वी है हमें भले ही पता ना चलता हो कि, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो गतिमान है, हमेशा गति करती रहती है, जो कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसमें जो स्थल का निर्माण होता है पृथ्वी पर वो दो प्रकारों से होता है। तो जो पहला प्रकार है जिससे कि स्थल बनते हैं, पहला ये है कि उसे हम प्रथम या फिर आंतरिक प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो इस प्रक्रिया में प्रथम कह लें या फिर आंतरिक प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में पृथ्वी का जो स्थल भाग होता है वो टूट के निकल जाता है, मतलब टूट के अलग हो जाता है और उसी वजह से कहीं स्थल का जो भाग होता है कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं। और जो दूसरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है दूसरी प्रक्रिया कह लो या फिर बाह्य प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हमारा जो पृथ्वी का जो स्थल भाग है तो ये जो है मतलब कोई एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा जो है लगातार टूटता रहता है और फिर टूटता रहता है, मतलब टूट के कोई भाग धंस जाता है फिर वो उभर जाता है। तो ये जो दूसरी प्रक्रिया है इसको हम अपरदन के नाम से जानते हैं। तो इस अपरदन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो उसका स्थल भाग होता है वो घिस जाता है, घिसने की वजह से जो है उसमें दरार आ जाती है। तो इस अपरदन की प्रक्रिया में जो है दरार आने से जो उसका सतही भाग होता है, मतलब जो जिस पर हम रहते हैं वो थोड़ा नीचे चला जाता है, धंस जाता है। और इसी प्रकार एक निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो निक्षेपण की प्रक्रिया में जो वो नीचे धंसा हुआ जो भाग है वो वापस उभर कर ऊपर आ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपरदन की प्रक्रिया है इसमें तो उसमें दरार आने से जो है घिसाव से सतह जो है धंस जाता है, नीचे आ जाता है। और जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है इसमें जो है वो सतह जो है नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर जो आते हैं उन सब से जो है ये जगह जो होती है वो भर जाता है। तो हम इसे निक्षेपण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो निक्षेपण और अपरदन ये दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से जो
पृथ्वी का जो स्थल भाग होता है वह नीचे आता रहता है और वापस उभरता रहता है। और जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, अपरदन, निक्षेपण और जो स्थल का निर्माण होता है, ये जो है नदियों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और हवाओं के द्वारा होता है। तो ये कैसे होता है? तो जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ पर्वतों से बहती हुई आती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर और कूड़े कचरे जितने भी साथ अपने लेते आती हैं और उनसे जो है वही जो अपरदन का जो भाग होता है, अपरदन से जो स्थल नीचे चला आ गया होता है वो भर जाता है। और जल के द्वारा भी जो है, जल भी जो है अपने साथ जो है जल से भी जो है अपरदन की प्रक्रिया होती है। जैसे अगर बहाव में जल आता है, जैसे बाढ़ आ गई, तो उससे जो है जो सतह होता है वह नीचे आ जाता है, घिसाव हो जाता है जल से भी। और हवाओं से भी जो है अपरदन की प्रक्रिया हो जाती है, हवाओं से भी जो है जो सतह होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार जो है नदियाँ, जल और हवाओं से जो है ये अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है और स्थलों का निर्माण होता है। और किसी प्रकार जो है विभिन्न अलग अलग जगहों पर जो स्थल भाग होते हैं, इनका जो है अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं, एक पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदानी भाग। तो इन 3 प्रकार के जो स्थल रूप होते हैं वो मोस्टली जो है लगभग हमें पृथ्वी के जो स्थल भाग होता है, समतली भाग होता है जिस पर हम निवास करते रहते हैं, उस पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहला स्थल जो भाग होता है पर्वत के बारे में जानेंगे। तो जो पर्वत है यह काफ़ी ऊंचाई वाला भाग होता है और इसका जो शिखर होता है पर्वतों का वो ऊंचा होता है। और इनका जो आधार वाला भाग होता है, मतलब इनका शिखर तो चौड़ा होता है पर्वतों का, लेकिन जो उनका नीचे का भाग होता है वह बराबर और समतल होता है। तो इस आकार प्रकार वाले स्थल भाग को हम पर्वत के नाम से जानते हैं। और यह जो है किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है और किसी क्षेत्र में बहुत मतलब नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ऊंचाई पर ही होता है। और हम जैसे जैसे जो है इन मतलब पर्वतों की ऊंचाई बादलों से भी ऊंची होती है और नीचे भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार की जो पर्वत होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग महाद्वीपों में ऐसे पर्वतों के उदाहरण भी मौजूद हैं। तो और ये जो पर्वत होते हैं इनसे जो है नदियाँ भी बहती हैं और इन नदियों को जो है हम हिमानी नदियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं ये तो पूरी तरह से बर्फ़ से ढके होते हैं। तो उन बर्फ़ के पिघलने से जो नदियाँ बनती हैं, नीचे आती हैं, उनको हिमानी नदियों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है और जो पर्वतीय भाग होते हैं जहाँ पे पर्वत होते हैं, जिन स्थानों पर इनकी जो जलवायु होती है वह काफ़ी कठोर होती है, बहुत बर्फीली और बहुत ठंडी जलवायु होती है पर्वतों वाले भागों की। और इन भागों में जो रहना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और
यहाँ पर जो नीचे का भाग होता है, इनका जो धरातली भाग होता है, वो जो है बराबर नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। और इनमें जो है ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से इनमें कृषि भी नहीं हो पाती है। मतलब यहाँ पे पर्वतीय भागों में कृषि योग्य भूमि भी नहीं पाई जाती है, यहाँ पे कठोर जलवायु की वजह से और ऊबड़ खाबड़ जो है धरातलीय भाग की वजह से। और जो पर्वतीय भाग होते हैं ये हर महाद्वीप में जो है देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो मानवीय आवास होता है वो काफ़ी कम देखा जाता है। और जैसे कि हम इन पर्वतों के उदाहरण देखते हैं, जैसे पर्वतों की जो ऊंचाई होती है इसको कैसे नापा जाता है। तो जो पर्वतों की ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से नापा जाता है, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। तो जैसे कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है मौजूद है। तो इस प्रकार जो है हमें महाद्वीपों में इस प्रकार के पर्वतों के जो है स्थल रूपों के जो है उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अब बात आती है पर्वतों की प्रकार के बारे में। तो जो पर्वत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत जो है वो पहला वलित पर्वत होता है, दूसरा होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत। तो हमें पर्वतों के प्रकारों में 3 प्रकार के पर्वत दिखाई देते हैं। तो और जो है हिमालय, जो हिमालयी भाग है, हिमालय और आल्प्स जो पर्वत है, हिमालय और आल्प्स, हिमालय जो कि भारत में है और आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है। तो इनमें जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जो है आकृति देखने को मिलती है, और जो है और इनके जो शिखर होते हैं, ऊपरी भाग होता है वो शंक्वाकार प्रकृति का होता है। तो भारत का जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है भारत की। भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में पड़ता है, वो भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत में आता है। और जबकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह जो अभी मैंने बताया कि अपर्दन की प्रक्रिया में जो है घिसाव आ जाता है पर्वतों में, तो उसी घिसाव अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो है यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह घिस चुकी है। और इसी प्रकार जो है उत्तरी अमेरिका में जो है अपलेशियन पर्वत, और रूस का यूराल जो पर्वत श्रृंखला है वो भी जो है वलित पर्वत में आता है। रूस में यूराल जो है, और इनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार दिखाई देती है। तो जैसा कि मैंने बताया वलित पर्वत के बारे में, वलित पर्वत का सबसे अच्छा जो उदाहरण माना जाता है वह भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है, और जो कि सबसे पुरानी है। और दूसरा जो पर्वत का प्रकार है भ्रंशोत्थ पर्वत। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसको वो टूट जब किसी स्थल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और जो है वहाँ से टूट के अलग हो जाता है, तो वहीं पे जो है इस प्रकार के भ्रंशोत्थ पर्वत का जो है निर्माण होता है। और इसका जो ऊपर वाला भाग होता है भ्रंशोत्थ पर्वत का, उसे उत्खड़ भ्रंश कहते हैं, और नीचे वाला भाग को हम
द्रोणिकाभ्रंश कहते हैं। तो इस प्रकार जो है भ्रंशोत्त पर्वत जो है किसी स्थल भाग के कोई बड़ा भाग टूट जाता है और टूट के वहाँ से विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वहाँ पे जो है इस प्रकार का पर्वत बन जाता है। और इस प्रकार के पर्वत का जो निर्माण उदाहरण है यूरोप में राइन घाटी है, और यूरोप में जो राइन घाटी है इस प्रकार के पर्वत भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से जानी जाती है। और तीसरा जो पर्वत का प्रकार है ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला। तो जो ज्वालामुखीय पर्वत है इनका जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो है इस प्रकार के पर्वत बनते हैं। और अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का जो फ्यूजियामा है, ये जो है ज्वालामुखीय पर्वत हैं। और लेकिन जो अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो पर्वत है ये जो है सबसे पुराना है और इसको जो है ज्वालामुखीय पर्वत के रूप में जाना जाता है। और जो पर्वत होते हैं ये बहुत लाभदायक होते हैं, मतलब बहुत लाभ देते हैं, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनमें जल का भंडार होता है। और जो पर्वत होते हैं बहुत सी नदियों का जो है नदियों के स्रोत होते हैं। बहुत सी नदियाँ जो होती हैं वो पर्वतों से ही बहती हुई आती हैं, मतलब पर्वत ही उनका उद्गम स्थल होता है। बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं। और जो पर्वत होते हैं इनका जो जल का उपयोग होता है वह सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं जो होते हैं इनमें किया जाता है। और जो पर्वत होते हैं इनमें जो है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां जो है देखने को मिलती हैं। और इनसे जो है और इनसे हमें जो है जैसे वन जो होते हैं उनसे हमें ईंधन चारा और इस प्रकार की जो घरेलू काम वाले चीज़ होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको यात्रा करना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, तो वो जो है इन पर्वतों पे जा सकते हैं। मतलब पर्वतों पर अलग अलग प्रकार के खेल भी होते हैं और बहुत जिससे जो पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है पर्वतों को। जैसे पर्वतों पर रिवर राफ्टिंग और और स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग, ये सब जो खेल होते हैं ये लगभग पर्वतों पे ही खेले जाते हैं, पर्वतीय भागों पर ही खेले जाते हैं। तो जो अगला भाग है वो हम जो कि मैंने स्थल रूप का जो दूसरा भाग बताया था। पर्वत के बारे में तो हमने जान लिया, पर्वत किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है, उनकी महत्ता क्या है। अब हम पठार पे आते हैं। जो पठार होता है ये भी काफ़ी ऊंचाई वाला भाग होता है। मतलब पठार भी ऊंचाई पर ही होता है, लेकिन यह समतली भाग होता है। जैसा कि हमारा जिस पर रहते हैं उस नीचे का जो भाग है वो बराबर है, समतल है। उसी प्रकार जो पठार भाग होता है ये ऊंचाई पर होता है, मतलब आसपास के क्षेत्रों से जो है ऊंचा होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला भाग होता है पर्वतों की तरह शिखर नहीं होकर उस पर समतली भाग होता है। तो इसको हम पठार के नाम से जानते हैं, ऐसे स्थल रूपों को। और जो पठार होते हैं ये भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन पर जो है खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। और खनिजों के भंडार और जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की तरह पठार भी जो है काफ़ी पुराने और नए भी होते हैं। और इनकी ऊंचाई जो होती है वह समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर से नहीं, कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर या 1000 मीटर से भी अधिक हो सकती है, उनकी जो ऊंचाई होती है।
तो इसी प्रकार जो जो भारत का दक्कन का जो पठार है ये काफ़ी पुराना है। और इसी प्रकार केन्या, तंजानिया और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी जो पठार है और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है, ये सब जो है ये सब जो है पठार के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे पठार पाए जाते हैं। और जो तिब्बत का जो पठार है, जो कि चीन में आता है, चीन में पड़ता है, जो तिब्बत का पठार है, यह विश्व का सबसे पुराना पठार है। पुराना भी है और मतलब तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 3000 मीटर है। 2000 से 3000 मीटर के बीच जो है 4000 से 6000 मीटर तक जो है इसकी लगभग ऊंचाई है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और जैसा कि मैंने बताया कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों का भंडार होता है। और इसीलिए जो खनन वाले क्षेत्र होते हैं, खनन वाले जो भाग होते हैं, वो ज़्यादातर जो है पठारी भागों में ही देखे जाते हैं। क्योंकि जो अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पे सोने और हीरे का जो है खनन होता है। उसी प्रकार भारत में जो छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पे लोहा, मैग्नीज़ और कोयला का खनन होता है। तो इस प्रकार जो पठारी भाग होता है ये जो है प्राकृतिक तो होता है, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी भी होता है क्योंकि इससे जो है हमें खनिज प्राप्त होता है। और पठारी जो भाग होते हैं इसमें कई प्रकार के जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो तो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं पर्वतों में, और वो जो है इन पठारों पर आ गिरती हैं। तो इनके नदियों से ही जो है यहाँ पे कई पठार ऐसे हैं जिन पे जलप्रपात भी बने हैं। जैसे कि छोटा नागपुर पठार पर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। तो इस प्रकार जो है पठारों पर जो है जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। और जो पठारी भाग होते हैं ये काफ़ी उपजाऊ भी होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो और ये जो पठार वाले स्थल होते हैं यहाँ पर बहुत ऐसे पठार हैं जो बहुत सारे जो पठार हैं ये जो है पर्यटक स्थल भी होते हैं। तो हमने पठारों के बारे में जाना, पठार के उदाहरण देखे और पठारों के महत्ता और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जाना। अब मैं तीसरा जो स्थलरूप है लास्ट, वो मैदान के बारे में बताऊंगी। तो जो मैदानी भाग होते हैं ये जो है समतल भूमि होता है, मैदान वाला जो एरिया होता है। और इनकी जो ऊंचाई होती है समुद्र के मध्य भाग से ये 200 मीटर से अधिक तक भी इनकी ऊंचाई हो जाती है मैदानी भागों की। और कई ऐसे मैदानी भाग होते हैं जो कि बहुत अधिक समतल होते हैं, बहुत। और भारत में जैसे ज़्यादातर जो मैदान वाले एरिया होते हैं वो नदियों की या सहायक नदियों, इन सब से ही जो है मैदानों का निर्माण होता है। क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो पर्वतों के ढालों पर बहती हैं और पर्वतों की ढालों को जो है अपर्दित कर देती हैं, घिस देती हैं। और जो पर्वतों की ढालों को अपर्दित करती हैं और उनसे जो पत्थर, बालू और
सेव सिल्ट जो होता है, ये सब जो है वो अपने साथ जो है पर्वतों को अपर्दित करके अपने साथ लाती हैं और इन्हीं से जो है इन्हीं निक्षेपों से जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो जो मैदानी भाग होते हैं ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर जो परिवहन के आवागमन के जो साधन होते हैं इनका निर्माण करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से सड़कें बनाई जा सकती हैं, घर बनाया जा सकता है और ये जो है जैसे कि मैंने बताया बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ पर कृषि भी किया जाता है। तो बहुत अधिक जो जनसंख्या होती है वो मैदानी भागों में ही रहती है और जो कि नदियों से बनाए गए मैदान होते हैं वो एशिया में और उत्तरी अमेरिका में हमें पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया में जो हमारा भारत है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, उसमें मैदान जो कि गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये दोनों जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से निर्मित जो मैदान है, ये जो है नदियों से बने मैदानों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। क्योंकि जो गंगा का मैदान है यह विश्व का सबसे जनसंख्या वाला मैदानी क्षेत्र है, मतलब गंगा के मैदान में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और ये बहुत अधिक उपजाऊ भी है और क्योंकि उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे खेती भी बहुत होती है और यहाँ पर आसानी से मकानों को बनाया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती हैं और तरह तरह के जो है अपने प्रयोग में लाने वाले जो है स्थल रूपों का निर्माण किया जा सकता है। तो जो मैदानी भाग होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। जैसे कि हमारा जो गंगा का मैदान है इसमें जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है इस मैदान में और बहुत सबसे अधिक उपजाऊ भी हो। तो इस प्रकार मैंने मैदान के बारे में भी बताया कि मैदानी मैदान कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या प्रयोग होते हैं और उनको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम इन स्थल रूपों पर निवास करने वाले लोगों के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पर्वत वाले भाग होते हैं इनमें जो है जीवन बहुत कठिन होता है और जो मैदानी भाग होते हैं इनमें पर्वतों की तुलना में जो है जीवन जीना बहुत सरल होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। और यहाँ पर लोग जो होते हैं मैदानी भाग में तरह तरह के जो है